नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर होंगे। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी सूचना आप लोगों को। दरअसल सूचना यह है कि अभी मेंस का रिजल्ट आया है 2024 वाला, और बहुत सारे अभ्यर्थियों का इंटरव्यू को कॉल आया हुआ है। ऐसे में अगर आप फ्री मॉक इंटरव्यू देना चाहते हैं, इंटरव्यू की गाइडेंस चाहते हैं और कैसा आपका इंटरव्यू होना चाहिए जिसमें आप बेहतर कर सकें और जो है आप आगे बढ़ सके उसमें, और फाइनल लिस्ट में जो है आपका नाम आ सके, उसके लिए डिकोड एग्जाम ने फ्री मॉक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करा रहा है। आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आप हमें अपने रोल नंबर और अपने नाम के साथ में, फादर नेम के साथ में आप हमें जो है व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं और डायरेक्टली आकर मिल सकते हैं। इस पर लगातार आपको गूगल मीट के माध्यम से आपको गाइड किया जाएगा। करंट में चल रही जो भी चीजें होती हैं उनको लेकर के अपडेट किया जाएगा, और मॉक इंटरव्यू अलग से आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन जैसा भी आप चाहेंगे वो आपके लिए ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। तो आइए सीधे आज की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, और उसमें आप सीधे 8604409 पर इस पर आप कॉल व्हाट्सएप करके अपना रोल नंबर, ठीक है, 3 चीजें आपको देनी है। पहले एक नंबर है आपका रोल नंबर, आपका दूसरा आपका फादर नेम, ठीक है, और आपका नेम, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर जो भी होगा आपका, ठीक है। तो इतनी चीजें अगर आप मुझे भेज देंगे तो उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा, और गूगल मीट के माध्यम से और बाकी व्यक्तिगत रूप से भी आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाएगा। तो अभी इसमें रजिस्ट्रेशन हमारा चल रहा है, और आप चाहें तो इसमें जो है एनरोल होकर के अपने इंटरव्यू को बहुत बेहतर बना सकते हैं। और निश्चित तौर पर डिकोड एग्जाम की टीम के द्वारा जो आपको गाइडेंस दिया जाएगा वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपकी सफलता के लिए क्या रहेगा, हितकारी रहेगा। तो ये छोटी सी सूचना थी जो आप लोग को बतानी थी। अगर आपके हित मित्र में, जानने वाले में अगर कोई भी ऐसा है जो इंटरव्यू दे रहा है, तो उसको आप ये नंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा और उससे कह दीजिएगा कि हृदय सर से बात कर लें और आगे की अपनी रणनीति पर चर्चा कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक खास बात आप लोगों से वो ये कि भाई जो मैं करंट अफेयर्स आपको कराता हूं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल शाम को एक इंटरव्यू देने वाला एक अभ्यर्थी, बहुत ही खास जो है स्टूडेंट डिकोड एग्जाम का आया हमारे पास, और उन्होंने कहा कि सर करंट अफेयर्स और बाकी चीजों में जो कुछ भी आप कराते हैं सब कुछ बेहतर आता है, वही आता है लगभग। और जो मैं आपसे कहता रहता हूं ना बीच बीच में कि भाई ये पॉइंट इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपका मेंस के लिए, ये एसए के लिए और ये आपका प्री के लिए। उसने कहा कि सर मेरे फ्रेंड का एक इंटरव्यू था और उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। मैंने कहा दोस्त यही ठीक प्रश्न मैंने 2 दिन पहले आपको बनाया था। आपको याद होगा शायद, फरीदाबाद में जो मेला लगता है सिल्व मेला, उसको लेकर मैंने बताया था। मैंने कहा था कि ये इंटरव्यू के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वही सेम प्रश्न इंटरव्यू में उससे पूछा गया था, लेकिन आप लोग जो है बातों को ठीक ढंग से सुनने का प्रयास नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आई एम सुपर, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब टीचर कोई बात बताता है तो वह आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको नोट डाउन करने का प्रयास प्लीज जरूर किया करिए। बहुत नहीं पढ़ना है बॉस, लिमिटेड पढ़ना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और इस कलम की ताकत को पहचानना है, और इससे लगातार लेखन शैली को अपने आप को क्या करना है, इंप्रूव करना है। सफलता का इससे और कोई शॉर्टकट और कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। आप लिखिए, पीवाईक्यूज को लगाइए और आप रिवीजन करते रहिए। हर विषय की एक किताब पढ़िए, पीवाईक्यूज लगाइए, बस। इसके अलावा कोई अन्य तरीका या कोई अन्य शॉर्ट मेथड या कोई जो है वेपन ऐसा नहीं है कि आपको सफलता दिला दे। आपकी निरंतरता और आपका विश्वास ईश्वर पर ही आपको सफलता दिलाने में सबसे ज्यादा अहम साबित होगा। तो आइए इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ने के साथ ही अपने भीतर जो कमियां हैं उन कमियों को पहचानते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था गोवा पुस्तक महोत्सव 2026 का आयोजन किस अवधि में किया गया। अगर आप लोगों में से बहुत लोगों ने उत्तर नहीं दिया था, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर आज पुनः से आप लोग दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सा था जो मैंने कल आपको बताया था। मैंने कई बार आपसे कहा है कि जो भी महोत्सव और मेले आदि का आयोजन होता है उन पर प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नंबर 1 आज का हमारा पॉइंट है टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड प्रणाली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दरअसल, और दरअसल आप अल्ट्रासाउंड वगैरह जानते होंगे, तो आप जो भी केंद्र होते हैं अल्ट्रासाउंड वाले, जो पैथोलॉजी लैब होती हैं, वहां पे अल्ट्रासाउंड आदि कराया जाता है, आप प्रॉपर जाकर कराते हैं। एक ऐसी टेक्निक अब डेवलप कर ली गई है कि अल्ट्रासाउंड के लिए, ठीक है, किसी मरीज को किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा बहुत दूर। जैसे टेलीमेडिसिन नहीं होती आजकल, टेलीमेडिसिन, टेली हेल्थ आजकल चल रहा है, उसी प्रकार से एक चला है टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड प्रणाली। यानी कि रोबोटिक प्रणाली के माध्यम से दिल्ली एम्स में बैठा हुआ डॉक्टर किसी दूर दराज
क्षेत्र में रहने वाले पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर सकता है। यह एक तकनीक इजाद अभी हाल ही में की गई है, निश्चित तौर पर एक बड़ा क्रांतिकारी कदम यह साबित होगा। यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको हम एम्स के नाम से भी जानते हैं, तो एम्स नई दिल्ली ने एक टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड प्रणाली का प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से दिल्ली में बैठे डॉक्टर अंटार्कटिका जैसे, मतलब इतना दूर, कहां दिल्ली और कहां अंटार्कटिका, तो दिल्ली में बैठा डॉक्टर अंटार्कटिका जैसे दूरस्थ और कठिन क्षेत्रों में भी रियल टाइम अल्ट्रासाउंड जांच कर पाएंगे अपने आप में। ये इस तकनीक की क्या है, अपने आप में एक अहम चीज है। इस उन्नत प्रणाली में डॉक्टर दूर से ही एक रोबोटिक आर्म को नियंत्रित करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड प्रोब को संचालित करता है, जबकि जांच की तस्वीरें तुरंत ही दिल्ली में मौजूद चिकित्सक तक क्या होती हैं, डॉक्टर तक पहुंच जाती हैं अपने आप में। तो ये एक खास टेक्नोलॉजी निश्चित तौर पर दूर दराज में, जहां पर बैठा व्यक्ति कई बार अल्ट्रासाउंड नहीं करा पाता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पहाड़ी वाले एरिया हो गए, दुर्गम स्थल हो गए, वहां पर यह तकनीक निश्चित तौर पर एक क्रांतिकारी कदम के रूप में साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए। दरअसल इस तकनीक को एम्स और आईआईटी दिल्ली ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। तो अब आपके एग्जाम में यही प्रश्न सीधे पूछ लेगा कि भी हाल ही में अल्ट्रासाउंड के लिए एक नई तकनीकी यानी कि टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड प्रणाली विकसित की गई है। दरअसल यह प्रणाली किस संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है, तो आप बताएंगे इसका नाम कि भाई एम्स दिल्ली और इसके अलावा आईआईटी दिल्ली के द्वारा, बस हो गया। दरअसल जो भी स्पेशलिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग यह नवाचार यानी कि यह इनोवेशन दूर दराज और प्रतिकूल भौगोलिक क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जो कि मैंने आपको बताया कि जहां पर इलाज अब नहीं हो पाता था, जिस तरीके से दिक्कतें आती थी, अब इस प्रकार की चीजों से निश्चित तौर पर वहां पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा मिल पाएगी। ठीक है, चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने बन जाएगा। बताइए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स, ठीक है, नई दिल्ली ने किस आधुनिक प्रणाली का प्रदर्शन किया है? ए ऑप्शन टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड प्रणाली, या बी ऑप्शन डिजिटल एक्सरे नेटवर्क, सी ऑप्शन एआई आधारित एमआरआई, डी ऑप्शन मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपके सामने सही है। जल्दी से इसका कमेंट करके मुझे बताइए उत्तर क्या हो जाएगा। इट्स वेरी इजी, है ना, अभी हमने आपको बताया है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप ना बता पाए मुझे, है ना, बहुत आसान चीज है ये सब। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड क्या सिस्टम या प्रणाली अपने आप में। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के जो है बतौर इनका नाम अब दर्ज हो गया है। आप जानते होंगे अभी हाल ही में एक प्लेन क्रैश में अजीत पवार उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का निधन हो गया था। ऐसे में उनकी पत्नी को दरअसल यह पद दिया गया है, और यह इतिहास में पहली बार है महाराष्ट्र में कि कोई पहली महिला उप मुख्यमंत्री का पद इनको मिल दिया गया है। ठीक है, तो चर्चाओं में रहा था, इनका नाम याद रखिएगा आप लोग। राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार ने 31 जनवरी को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 62 ईयर सुनेत्रा राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, इसलिए यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि जब कोई चीज पहली बार हो रही होती है और खासकर महिलाओं के को लेकर के, तो वह प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल बन जाता है, यानी कि पेपर में आउट टाइप का प्रश्न बनता है। अब आप इसको इग्नोर कर दीजिएंगे तो इट्स योर फॉल्ट है। ठीक है, मैंने तो आपको बता दिया भाई। मुंबई स्थित विधान भवन परिसर में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के विधायक दल की बैठक आयोजित हुई और उसमें सुनेत्रा पवार को सर्वसम्मति से पार्टी का नेता चुना गया। उनके नाम का प्रस्ताव वरिष्ठ एनसीपी नेता दिलीप वलसले पाटिल ने रखा, जिसका खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल ने समर्थन किया था। बस ठीक है, चलिए। अच्छा, जब भी आप राज्यों के बारे में कोई जानकारी लिया करिए तो उस राज्य में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं, कुल कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, ये सारी जानकारी आप लोग क्या कर लिया करिए, इकट्ठा कर लिया करिए, और इसको मैप से करने का प्रयास जरूर क्या करिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं और क्या चीजें इसमें खास है। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने वाली कौन सी विशेष पहचान रखती हैं? भाई नंबर 1 ऑप्शन, सबसे कम उम्र की मुख्यमंत्री बन गई हैं, पहली महिला उप मुख्यमंत्री बन गई हैं, सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाली बन गई हैं ये, या पहली निर्दलीय उप मुख्यमंत्री बनी है। क्या होगा ऑप्शन? अभी हमने जस्ट आपको इसका उत्तर दिया है, बहुत आसान सा इसका उत्तर है। इसका उत्तर हो जाएगा यह दरअसल पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। ठीक है, अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप यहां पर पढ़ सकते हैं।
ठीक है, व्हाट स्पेशल डेस्टिनेशन डज। ये अब देखो इंग्लिश और हिंदी में कई बार वाद और विवाद हो जाता है, पेपर में आपने देखा होगा, है ना। तो इंग्लिश वाला मान्य रहता है भाई साहब, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसलिए जब भी कोई चीज समझ में ना आए तो उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देख लिया करिए आप लोग, प्लीज ये चीज ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में अपने। चलिए, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन अभी चर्चाओं में है, या एक जो है खास मिशन है अपने आप में, यानी कि जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन के कला केंद्र में सरस मेले का आयोजन किया गया। यह मेला 9 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। 10 दिन तक यह मेला देश की ग्रामीण कला और रचनात्मकता को दर्शाएगा। राष्ट्रीय स्तर का यह आयोजन देश भर की ग्रामीण महिला उद्यमियों को एक जो है मंच पर लाने का यह कार्य करेगा। यह मेला भारत की समृद्ध शिल्पकला, संस्कृति और परंपराओं की विविधता को प्रदर्शित करने का कार्य करेगा और महिलाओं को और आगे बढ़ाने का मौका देगा। उनके भीतर छुपी उस प्रतिभा को उजागर करने का भी एक मंच प्रदान करेगा। निश्चित तौर पर इससे महिला सशक्तिकरण जो एक शब्द है वह साकायित होने का क्या करेगा, प्रसार करेगा। तो ये सारी बातें आपको एक एक करके ध्यान रखनी है। दूसरी बात है, अब इसी पर आपके सामने छोटा सा जो है प्रश्न बन जाएगा कि भाई इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या है, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सरस मेले का आयोजन कहां किया गया है? टैगोर हाउस श्रीनगर, कला केंद्र जम्मू, शिल्पग्राम कठुआ या कन्वेंशन सेंटर उधमपुर। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ऐसे प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। किसी स्टेट में कोई मेला आदि अगर प्रसिद्ध होता है तो उस स्टेट में किस जिले में या किस गांव आदि में वह मेला आयोजित किया गया है, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार बन जाता है, पूछ लेता है। ठीक है, तो आसान है। अच्छा, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका, यानी कला केंद्र जम्मू में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अच्छा एक चीज और, जब मैं आपको कोई टास्क दिया करूं तो उसको जरूर पढ़ लिया करिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, होमवर्क जो मैं आपको देता हूं भाई ये आपको करना है, ठीक है, वो आप करिएगा। अब आज का एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह, इसका अभी शुभारंभ हुआ था, इसको हटा दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए। ये लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में हुआ। अब ये प्लेस आपको याद रखना है। कॉमेडियन ट्रेवर नोवा ने छठी और अंतिम बार इस समारोह की मेजबानी की है। अब यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, केंड्रिक लैमर 9 नामांकनों के साथ में सबसे आगे थे, जबकि लेडी गागा 7 नामांकनों के साथ उनके ठीक पीछे थी। ठीक है, अब देखो खास पॉइंट इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। समारोह में बैड बनी की जीत दर्ज हुई, जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, और एक ऐतिहासिक ग्रैमी पुरस्कार किसी के पॉप कलाकार को मिल गया अपने आप में। ठीक है, दूसरा, संगीत फिल्म पुरस्कार मार्मिक वृत्तचित्र म्यूजिक बाय जॉन विलियम्स को मिला, जिसका अर्थ है कि निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने आधिकारिक तौर पर अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीत लिया है। अब यह हो जाएगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, इतना। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। दूसरा, इसके साथ ही वे इजी ओटी विजेता बन गए हैं। वह एक ऐसा कलाकार है जिनके पास एमी, ग्रैमी, टोनी और ऑस्कर पुरस्कार हैं अपने आप पे, तो इनका भी आपको नाम क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चर्चाओं में खूब रहा है इनका नाम, यानी कि तिब्बती गुरु दलाई लामा ने भी मेडिटेशंस, क्या मेडिटेशंस द रिफ्लेक्शंस ऑफ हिज हेलिनेस द दलाई लामा के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर और स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है, और यह हो जाएगा आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है ना भाई, नोट कर लीजिए इसको। बाद में यह मत कहने कि सर ये कहां से आ गया, यहीं से आता है। सारा करंट अफेयर्स जो भी आप एग्जाम में देते हैं, जाते हैं अपनी परीक्षा देने, वो सब चीजें आपको यहां से मिलती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लगातार नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, यंग ब्लड ने ब्लैक सब्बाथ के गीत चेंजेस लाइफ फ्रॉम विलाफार के कवर के लिए रॉक परफॉर्मेंस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। हार्डकोर बैंड टर्नस्टाइल ने रॉक एल्बम और बाद में मेटल परफॉर्मेंस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। प्रायोगिक डांस पॉप कलाकार एफ के डिक्स ने यूसी के स्वा एल्बम के लिए सर्वश्रेष्ठ इलेक्ट्रॉनिक एल्बम श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता, और इस श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली दूसरी अश्वेत महिला भी बन गई, जो कि क्या हो जाएगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप लोगों को मैंने देखा करंट अफेयर्स बहुत जगह पर आता है, बहुत जगह में देखा मैंने, वहां पर क्या लिखा है, खाली यही है वाला भाई साहब लिखा है ही वाला, ये दलाई लामा वाला। अब इतना पढ़ के जाइएगा तो आपको क्या लगता है करंट आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्त, नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आप डिटेल्स नहीं पढ़ना चाहते, आप वन लाइनर पढ़ना चाहते हैं,
आप केवल 4 ऑप्शंस वाले प्रश्न पढ़ना चाहते हैं। कूट की फॉर्म प्रश्न अगर मैं देता हूं तो आपको दिक्कत होती है, बोरियत होती है, और यही गलती आप करते हैं। जो प्रैक्टिस करनी चाहिए आप नहीं करते, केवल 4 विकल्प वाले ऑप्शन आप देख करके आंसर देते हैं। कूट की फॉर्म में जो ऑप्शंस होते हैं वो आप नहीं करते हैं। इट्स योर ब्लंडर मिस्टेक फॉर योर एग्जामिनेशंस। इसको सुधार लीजिए आप लोग, नहीं तो बहुत दिक्कत में आप लोग रहेंगे। अपने समय को जाया मत कीजिए, जैसा कराता हूं वैसा किया करिए प्लीज, ठीक है। तो अब ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, इसके अलावा ऊपर के 2-3 पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, और ये जो पॉइंट बताया मैंने, ये क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप छोड़ दीजिएगा, हमको तो नहीं लग रहा कहीं देखा होगा मैंने इसको, ठीक है। चलिए अब प्रश्न इसी सामने आ जाएगा। दलाई लामा ने किस श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम, सर्वश्रेष्ठ स्पोकन वर्ड, सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक नरेटर और स्टोरी टेलिंग, या सर्वश्रेष्ठ विश्व संगीत? किस में जीता है बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आसान है, अभी तो हमने बताया आपको, है ना। प्लीज बताइए। ग्रैमी पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, डेफिनेटली यहां से प्रश्न आएगा, लिख करके ले लीजिए, पेपर में आउट वाला प्रश्न है। ए भाई, अब ये मत है कि मैंने आउट करवा दिया पेपर, ये सब नहीं है, मैं अपनी प्रेडिक्शन बता रहा हूं कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा, एकदम डैम श्योर है, 110% है कि आएगा। अब आप कैसे करते हैं इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? सी इज द राइट आंसर बॉस, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है, पीसीएस 2025 का ओनली प्री का बैच हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ये 2500 में मिल देगा, हालांकि फीस इसकी 4500 है, और इसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर्स, आपके सभी लेक्चर्स के नोट्स, आपको टेस्ट सीरीज आपकी, आपका टेलीग्राम पे क्विज आपकी सबसे बड़ी बात है कि इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम है अपने आप में। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 लक्ष्य बैच के साथ सफलता पाएं, इसमें प्रॉपर आपको मेंटोर किया जाएगा, गाइड किया जाएगा। 1 महीने में 2 बार आपको गूगल मीट से संपर्क किया जाएगा, आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, और इस पूरे कोर्स को, फाउंडेशन कोर्स को अब से और इसको मैं खुद डील करूंगा, जिसके आपके सफलता के चांस 100% बढ़ने के चांस रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे, गारंटी मेरी है। अगर आप पीसीएस पर फोकस करना चाहते हैं तो मैं आपसे दावा करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे या फाउंडेशन को ज्वाइन करेंगे, और अगर मैं अंडर गाइडेंस में तैयारी करेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि सफलता मिलना आपको क्या है, तय है। अभी डिकोड एग्जाम पे आप देखिए कम से कम 17-18 बच्चे जो इंटरव्यू दे रहे हैं। ये कौन है? ये वही बच्चे जो लगातार हमारे संपर्क में थे, डिकोड के संपर्क में थे, और लगातार तैयारी कर रहे थे। तो ये चीजें जो हैं आप समझने का प्रयास में कीजिएगा, प्लीज आप इसको देख लीजिएगा, कूपन कोड लगा दीजिएगा पीसीएस 2000, तो फीस आपकी 4500 से 2500 हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी, हमारा नंबर है 8604409201, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब है विश्व कैंसर दिवस, ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है, और 4 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आप जानते होंगे कैंसर को लेकर के बहुत प्रकार की भ्रांतियां भी रहती हैं, हालांकि अगर समय रहते इसका इलाज मिल जाए, और प्राथमिक स्टेज जो होता है, प्राइमरी स्टेज में अगर हम इसका इलाज करना शुरू कर दे तो कैंसर सही हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अब 3rd स्टेज पे पहुंच जाए फिर आप इलाज कराएं तो दिक्कत हो जाती है। अभी विश्व कैंसर दिवस 2026 है, जो उसकी जो थीम है वो क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक, जो कि आपके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। और कब मनाया जाता है? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 4 फरवरी को। इसका मूल उद्देश्य कैंसर उपचार के क्षेत्र में व्याप्त देखभाल अंतर को समाप्त करना है अपने आप पे, जो कि थीम इसको डिनोट कर रही है। यह थीम इस वास्तविकता को स्वीकार करती है कि दुनिया भर में कैंसर के मरीजों को उसकी सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए लिखा गया यूनाइटेड बाय यूनिक, ठीक है, इसीलिए लिखा गया अपने आप पे, ठीक है। कैंसर से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 70% निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है, जहां संसाधनों की भारी कमी होती है। यह बहुत बड़ी बात है अपने आप में। देखो, 2 चीजों को लेकर के मैं अक्सर बहुत परेशान रहता हूं, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, और एक भूख, खाना। ये 3 चीजें ऐसी हैं, अगर किसी व्यक्ति विशेष को ना मिलती हो तो मुझे लगता है कि आप टेक्नोलॉजी में, एआई में, आप चाहे जिसमें बहुत आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर किसी देश के नागरिक को अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और भूख को आप उसकी समाप्त नहीं करते हैं, उसको खास सुरक्षा नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है फिर आपकी उस प्रगति का कोई मोल नहीं रहता है। एक बच्चा भूखा है, सो रहा है रात में, एक बच्चा इस बात के लिए एक्सपायर हो जा रहा है कि उसको दवाओं के लिए मेडिसिन नहीं है, एक व्यक्ति इसलिए नहीं पढ़ पा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है। तो मुझे लगता है कि यह अपने आप में आत्मग्लानि वाली बात होगी,
और ये बहुत दिक्कत वाली बात। इसीलिए मैं अक्सर अपने चैनल पर मैं HRDS पर कहता रहता हूं कि भाई अगर पढ़ने के लिए अगर आपके पास पैसे नहीं है, निसंकोच होकर के हृदय को 8660 वाले नंबर पे कॉल करिए और मुझसे बात करिए। 1000-2000 जितना मैं कर सकता हूं मैं करूंगा। मेरे पास जो किताबें हैं मैं आपको दूंगा, पढ़िए आप। लेकिन आप पैसे की वजह से ना पढ़ पाए, यह नहीं होना चाहिए, सही है ना, यह बिल्कुल भी नहीं सही है। और हमारे पढ़ने का उद्देश्य एज ए टीचर, एज ए मेंटर, मैं आपसे बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप कभी पढ़ाई इस बात के लिए छोड़ दें कि सर हम बाहर पढ़ने गए थे, सर पैसे नहीं थे इसलिए मैं घर आ गया। कोई बात नहीं, मैं जितनी मदद कर पाऊंगा मैं करूंगा, आप आगे बढ़िए। हालांकि मेरे पास इतना पैसा अभी नहीं रहा, लेकिन जिस दिन होगा कि मैं आपका खर्चा उठा सकूं, मैं आपसे यह प्रॉमिस आज करता हूं कि मैं आपका खर्चा जरूर उठाऊंगा, फ्री आपका पढ़ाऊंगा। लेकिन यह ना मैं सुनूं कभी कि आप किसी पैसे की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए। आप व्यक्तिगत कॉल मुझे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देश में कैंसर से कोई अगर मौत होता है इन निम्न और मध्यम वर्गीय अगर देश में, तो मुझे लगता है कि इस पर बड़ी विडंबना है और अलग अलग देशों को इनकी मदद करनी चाहिए अपने आप पे, है ना। चलिए, हमारे देश में भी आज ही है, आज भी हमारे देश में है कि बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो बेमौत मारे जाते हैं सिर्फ पैसे ना होने की वजह से, ठीक है। चलिए, यूनाइटेड बाय यूनिक जो कि विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम है, इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कैंसर की रोकथाम, शीघ्र निदान और उपचार की समान सुविधाएं प्राप्त कर सके। यह अभियान सरकारों से स्वास्थ्य नीतियों में सुधार करने और कैंसर देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का आह्वान करता है ताकि जीवन रक्षक सेवाओं का तक सबकी पहुंच संभव हो सके। यूनाइटेड बाय यूनिक इसी बात को डिनोट कर रहा है जो मैंने अभी जस्ट आपको कही कि स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई व्यक्ति वंचित ना रह जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। कैंसर की वैश्विक बोझ और इसके निवारण के संदर्भ में विश्व कैंसर दिवस 2026 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक का क्या मुख्य उद्देश्य है? ए पॉइंट, कैंसर के नए प्रकारों की खोज के लिए केवल प्रयोगशाला अनुसंधान को सीमित करना। बी ऑप्शन, कैंसर देखभाल में मौजूद सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर कर उपचार तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन, कैंसर के उपचार के लिए केवल उच्च आय वाले देशों में नई तकनीकें विकसित करना। या फिर कैंसर के सभी मरीजों के लिए एक ही प्रकार की सार्वभौमिक दवा का निर्माण करना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर बताइएगा। बहुत आसान सा उत्तर है, जल्दी से मुझे बताइएगा कि जो थीम इस बार की रखी गई है, इस थीम का मुख्य उद्देश्य क्या है। कई बार थीम के बारे में सीधे प्रश्न बनता है, एक थीम पर प्रश्न जरूर बनेगा। जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं, ले लीजिए, नोट कर लीजिए, टास्क, जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं उन सभी दिवसों की आपको थीम जो है क्या करनी है, रेडी करनी है एनी हाउ, किसी भी हाल में। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और ये मैं आपको टास्क आज दे रहा हूं। खासकर पर्यावरणीय दिवसों पर थीम जो होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। पर्यावरणीय दिवस और डिजीज पर जो थीम होती है, जैसे मधुमेह दिवस हो गया आपका, विश्व कैंसर दिवस हो गया आपका, टीबी दिवस हो गया आपका, एड्स दिवस हो गया। तो पर्यावरणीय दिवस और जो डिजीज बेस्ड जो डे होते हैं उन पर थीम बेस्ड क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। याद रहेगा पॉइंट मैंने क्या बोला है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा जो भी मैंने पूछा आपसे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, बी। ये हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर, यही ना होगा, यही होगा बॉस। चलिए ठीक है। चलिए, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, यह भी दरअसल 4 फरवरी को ही मनाया जाता है अपने आप में। विश्व में शांति, सहिष्णुता को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस है ना। एक शब्द कुछ साल पहले चर्चाओं में था, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता। कभी सुना था आपने इंटॉलरेंस? नहीं सुना था। जब चर्चाओं में था तो बहुत लोग खोजे इंटॉलरेंस क्या है। कुछ लोगों ने कहा देश में इंटॉलरेंस हो गया है। उस देश में जहां पर बोलने और खाने और पीने घूमने की आजादी, उस देश में लोग कहते हैं कि इंटॉलरेंस है ना। खैर एनीवेज, तो विश्व में शांति स्थापित हो, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए दरअसल प्रतिवर्ष 4 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया जाता है। बॉस, यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2020 में एक प्रस्ताव पारित कर इसे आधिकारिक रूप से घोषित किया। अब आप बताइए, 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषित किया कि भैया पूरे देश में शांति सहिष्णुता हो। लेकिन हमारी करोड़ों अरबों साल पहले जो हमारे 4 वेद आए, उसमें मंत्र दिया गया, सर्वे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम संगच्छम संवदत्तम सम ओम मनास जानताम देवम भागा यथा पूर्वे संजनानाम उपास्ते
प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, और हो विचार समान सबके, चित्त सब एक हो, और ज्ञान देता हूं बराबर, भोग्य पास सब एक हो नेक हो, और वसुधैव कुटुंबकम जैसे सुंदर श्रुतियां जो है हमारे वेदों में विद्यमान हैं। लेकिन आज हम अपने सनातन धर्म पर हम अपने विश्वास न करके हम अलग अलग जातियों में, अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं, और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति अपने आप में विलोपन की ओर जा रही है। कोई कहता है मैं जनरल में हूं, कोई कहता है मैं SC ST में हूं, कोई कहता है मैं OBC और उसमें हूं, कोई कहता है मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हूं। नहीं दोस्त, आप सब एक हैं। अगर वसुधैव कुटुंबकम का नारा अगर श्रुति हमारे वेदों में है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का अगर श्रुति हमारे वेदों में है, तो यह बहुत कुछ सिखाती है और समझाती है आपको। आप देखते होंगे चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, या अन्य कोई भी अलग अलग धर्म हो, यह सभी जो है 5-6 हजार साल पहले तो आए। उसके पहले क्या था? एक ही धर्म था, सत्य सनातन वैदिक धर्म, बस, और कुछ भी नहीं था। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना और पढ़ना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। हम सब एक हैं, किसी में के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है, ना जातियों में ना उपजातियों में। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में 10 जाति हैं, वर्ण व्यवस्था रखा गया, वर्ण को विसंगति रूप से उसको अलग अलग रूप में उसको डिवाइड कर दिया गया। हम पढ़ते नहीं, हम दूसरे की बातों पर विश्वास करते, इसीलिए हम बटे हुए हैं, इसीलिए हम जो है अलग अलग रूपों में हैं। और जो आप इस पूरे वैश्विक स्तर पर जो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग देश ये अपने आप में एक एक चीजों को लेकर के कटे मरे जा रहे हैं, इसके पीछे का मूल कारण है कि वह अपने मूल धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है अपने आप पे। जो सत्य है वही धर्म है, लेकिन हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं। हम असत्य की खोज में पागल रहते हैं, कभी यहां धरना, कभी वहां धरना, कभी वहां करना, कभी कुछ वहां करना। यह सब चीजें ठीक नहीं होती हैं अपने आप पे, है ना। सबको मिलकर के चलना चाहिए, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जिसके साथ गलत हुआ निश्चित तौर पर गलत है, और उस गलती का खामियाजा हम आज पीढ़ी को दें, यह भी उचित नहीं है अपने आप पे। इसलिए वैमनस्य की भाव अपने मन में ना रह करके सबको साथ बढ़ने का जो है अवसर मिलना चाहिए, मुझे लगता है ना। तभी देश आगे बढ़ेगा, और अन्यथा नहीं बढ़ेगा। हमने, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक का विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? लड़ने से होगी क्या? अलग अलग जातियों और उपजातियों में बंटने से होगी क्या? नहीं होगी ना बॉस। इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सब एक हैं और इसी एकत्व की भावना के साथ आगे बढ़ें, तो निश्चित। और कोई छोटा कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीची, सबको सभी प्रकार का अधिकार है, सबको सभी जगहों पर जाने का अधिकार है ना। ध्यान दीजिएगा। चलिए, यह दिवस 4 फरवरी 2019 को अबू धाबी में पोप फ्रांसिस और अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब द्वारा हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मानव बंधुत्व दस्तावेज की वर्षगांठ का क्या है अपने आप में प्रतीक है। 2026 में 6वां संस्करण मनाया जा रहा है। प्रथम आयोजन 2021 में हुआ था अपने आप पे। तो यह भी पॉइंट क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की बात करता है, लेकिन वेदों में तो यह चीज करोड़ों साल पहले लिख गई थी, है ना। क्या कीजिएगा। एक फेसबुक पर मैं कमेंट में पढ़ रहा था कि जो है कुछ बात आई थी ना, कागज लिखने वाली बात, ठीक है। ये बातें कैसे सामने आई जब कागज की शुरुआत नहीं हुई थी। उन्हें पता ही नहीं कि क्या चीजें होती हैं। एक होता श्रुति होता है, ठीक है, एक होता है ज्ञान, है ना, जो कहते हैं ना अगम अगोचर, अपरा ज्ञान एक होता है। अब आप पढ़ेंगे नहीं तो क्या कीजिएगा, घूमते रहेगा फेसबुक यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। चलिए, यह दिन कट्टरपंथ, धार्मिक असहिष्णुता और घृणा के विरुद्ध मानवता के साझा मूल्यों को रेखांकित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना है और सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण समाज का क्या करना है, निर्माण करना है। शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय विश्व बंधुत्व दिवस, मानव बंधुत्व दिवस की क्या है अपने आप में एक इसका मूल उद्देश्य है। लेकिन क्या हम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाते? नहीं, हम तो वैमनस्य का भाव रखते हैं। नहीं, गलत बात है ये चीजें। और आगे भी आप लोग जॉब करेंगे तो वहां पर भी आप लोग को एक समान रहना है। सहिष्णुता शब्द जो है ये कोई नॉर्मल शब्द नहीं है। सहिष्णुता शब्द आपके इथिक्स का भाई टॉपिक है, एक ध्यान रखिएगा। भी नहीं है कुछ सहिष्णुता, ठीक है। सहिष्णुता, समानता, ठीक है, एकता, ये सब आप एथिक्स में पढ़ते हैं और मैंने आपको 4th पेपर में पढ़ाया हुआ है पीसीएस वाले बैच में। याद है आप लोग को, अगर आपने बैच लिया होगा तो, ठीक है ना भाई। तो ये सब इस पर टिप्पणी आती है सहिष्णुता पर, इसके बारे में कमेंट्स लिखने के लिए आपको आते हैं वहां पे, ठीक है। तो ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा इसको, एथिक्स पेपर। चलिए, अब आप बताइए प्रश्न इस पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर एग्जैक्टली। अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को इस दिवस के आयोजन का संकल्प लिया गया, बिल्कुल ठीक है। 2026 में इस दिवस का 6वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। यह दिवस वर्ष 2019 में हस्ताक्षरित विश्व शांति और एक साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व दस्तावेज की स्मृति में मनाया जाता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बोलो भाई। अभी हमने पढ़ा है। अब इन प्रकार के प्रश्नों को पढ़ के आप बोर हो जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको चाहिए खाली प्रश्न लिखा हो और ए बी सी और डी विकल्प दिया हो। आप ये प्रश्न चाहते हैं, इससे नहीं कल्याण होगा भाई। बदलिए इस पैटर्न को, इस पर आइए, यहां भी प्रश्न करिए और यहां भी करिए, जिसकी प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं। और इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को आप करंट अफेयर्स के प्रश्न हो या चाहे जीएस के हो, आप गलत करके चले आते हैं। और कथन कारण वाले प्रश्न भी आते हैं, आप वो भी नहीं कर पाते हैं। ये सब सुधार करिए अपने आप पे प्लीज आप लोग, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा संभवतः। बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर बिकॉज ऑफ तीनों कथन इसके क्या है, सही है अपने आप पे। चलिए, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट अभी हाल ही में आयोजित की गई है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां पर, यह दरअसल दुबई में आयोजित की गई है अपने आप पे। क्यों आयोजित की गई है, इसलिए आयोजित की गई है कि आगामी जो प्रशासन और जो सरकारी व्यवस्थाएं हो, जो नीतियां बने, वह मानव हित में हो, लोकतंत्र को मजबूत करने वाली हो और इसमें विश्व भर के सभी देशों के नेता और अन्य नीति निर्माणक जो व्यक्ति होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और संभवतः जो है ये शायद 3 से 5 फरवरी के मध्य में इसका आयोजन किया गया, 3 से 5 शायद, ठीक है। 3 से 5 फरवरी को इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिए, 3 से 5 फरवरी 2026, ठीक है। इसकी थीम क्या है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, ठीक है। यानी इसके तहत 150 से अधिक देशों के 6000 से अधिक प्रतिभागी नवाचार, स्थिरता और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर मंथन कर रहे हैं। एआई पर भी आजकल खूब मंथन हो रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम नेगेटिव के लिए कर रहे हैं। विज्ञान की हर खोज हमारी मानवता के हित के लिए होती है, लेकिन हम उसका नकारात्मक उपयोग निकाल लेते हैं बॉस, यह गलती है। एथिक्स जो होती है अपने, जो एथिकल वैल्यूज जो होती हैं अपने आप में, वह आपके भीतर होनी चाहिए और एआई का हम एथिकल प्रयोग करें। इस बात पर भारत भी जोर दे रहा है और आगे भी इस पर विचार मंथन चल रहा है। भारत इस शिखर सम्मेलन का एक प्रमुख भागीदार रहा है, जहां भविष्य की सार्वजनिक नीतियों में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर बल दिया गया है। जो भी हम पॉलिसीज बनाएं, उन पॉलिसीज में टेक्नोलॉजी को हम क्या करें, अडॉप्ट करें, ताकि वह नीति जो है क्या हो, अपने आप में बेहतर रूप से क्रियान्वित हो पाए, एग्जीक्यूट हो पाए अपने आप में, ठीक है। दूसरा, यह आयोजन दरअसल प्रतिवर्ष दुबई के में आयोजित किया जाता है और इस वर्ष इसमें 60 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और 87 नोबेल पुरस्कार विजेताओं की भागीदारी देखी गई। सम्मेलन के दौरान आईएमएफ की प्रबंध निदेशक, यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है आपकी, उसकी निदेशक कौन है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया, अपने विचार साझा किए। अब आईएमएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा हैंड टू हैंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कोष कहते हैं, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, इसका ये कब अस्तित्व में आया, इसके प्रमुख कार्य आदि क्या है, यह सब पूछा जाता है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है बॉस। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये आपके करंट अफेयर्स में आता है, प्री में भी आता है और मेंस में पेपर सेकंड का पार्ट है। ये पढ़ा कभी सिलेबस देखा आप लोग, नहीं देखा आप लोगों ने, देखा करिए बॉस, ठीक है। चलिए, यह शिखर सम्मेलन भविष्य की सरकारों के लिए डिजिटल साक्षरता और जवाबदेह शासन का मार्ग जो है क्या करेगा, प्रशस्त करेगा कि भाई आप अकाउंटेबल रहिए और डिजिटल एजुकेशन पर क्या करिए, जोर दीजिए। यानी सरकारें डिजिटल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से अपनी नीतियों को बनाएं और समावेशी विकास की संकल्पना को साकारित करने का क्या करें, कार्य करें, ठीक है। यह इस पूरे सम्मेलन का उद्देश्य था। चलिए, अब इसी पर प्रश्न आपके सामने बन जाएगा, बताइए। दुबई यानी कि यूएई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, इस वर्ष शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स निर्धारित किया गया है। इस सम्मेलन में भारत सहित 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा, यह शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष दुबई में आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भविष्य की वैश्विक चुनौतियों हेतु नवाचारी समाधान खोजना है। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। बहुत टफ नहीं है, आसान है, लेकिन आप चाहें तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। बोलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा एग्जैक्टली।
डी, इसका भी डी होगा, यानी कि तीनों कथन इसके क्या है आपके सही है। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति, यह चर्चाओं में है। मासिक धर्म को लेकर के हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के जो है बड़े अंधविश्वास हैं जो कि नहीं होने चाहिए, है ना। महिलाओं के को होने वाला यह एक प्रकार की एक प्राकृतिक घटना है जो कि हर महिला के साथ घटित होती है। इसमें समाज में जो अलग प्रकार का एक भेदभाव जो होता है महिलाओं के साथ में, यह नहीं होना चाहिए। कई बार उस पेन की वजह से उनको काम से निकाल भी दिया जाता है कि भैया, इसी बात को लेकर कई बार महिलाओं को काम नहीं दिया जाता है भाई, कि 2-3 दिन काम नहीं करेंगे, छुट्टी ले लेंगी, या हमारे समाज की क्या विडंबना है। और स्कूल कॉलेजेस में जो सैनिटरी नैपकिन वगैरह होती है उसको प्रोवाइड कराना, ये सब सरकारों का काम होना चाहिए। इसको लेकर के सरकारों को प्रॉपर तरीके से उनके लिए अलग वॉशरूम वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि नहीं रहती है। कई बार वॉशरूम आदि को लेकर के कई बार महिलाएं ज्वाइन ही नहीं करती हैं स्कूल कॉलेज वगैरह को, कि भाई वहां पर तो ऐसे टॉयलेट है ही नहीं हमारे पर, क्या कीजिएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री साइकिल पर अगर आप बात करना चाहेंगे तो अरे क्या बात कर रहे हो आप, इस पर बात नहीं, अरे छी। मतलब समाज की विडंबना ऐसी है, जो महिला, जो स्त्री, जो हमारा ख्याल रखती है, जिसके बदौलत हम हैं, जिसके बदौलत इस सृष्टि चलती है, उसको लेकर के, उसकी समस्याओं को लेकर के हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, घर में उसको समस्या है, मिनिस्टर साइकिल में है वो, तो हम उसको तभी उससे काम कराते हैं, है ना। तो ये विडंबना है। उसको कहते हैं कि, या तो कभी कभी कहते हैं भाई तुम्हें किचन में नहीं जाना है। ये सब क्या है, ये सब ठीक बात नहीं है अपने आप में, है ना। ये सब चीजें समाज में बहुत अंधविश्वास के रूप में होती हैं। यह एक प्राकृतिक घटना है, सबके साथ घटित होती है। इस पर लेकर के महिलाओं का हमें सहयोग करना चाहिए। अगर वह पेन में है, दर्द में है, तो उसके दर्द को महसूस करके, उसकी भावनाओं को समझ करके आपको काम करना चाहिए। आप नहीं करते, तुम ही पानी लेके आओ, तुम ही क्लास खाना लेके आओ, तुम ही ये काम करो, तुम ही बच्चों के स्कूल लेके जाओ, गलत बात होती है। जो इंसान महिलाओं के दर्द को नहीं महसूस करता है वह इंसान हो ही नहीं सकता है। हम पृथ्वी को मां मानते हैं, क्यों? क्योंकि यह पालन पोषण करने वाली होती है। हम इसी में तो जीवित हैं। एक महिला भी ठीक उसी प्रकार से होती है, इसलिए उसका सम्मान करना चाहिए बॉस, है ना। चलिए, उच्चतम न्यायालय ने जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि मासिक धर्म स्वास्थ्य, मिनिस्ट्रियल हेल्थ तक पहुंच केवल एक जैविक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का विस्तार है। यह सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक लाइन, एक स्टेटमेंट दिया। यह सबका अधिकार है गरिमापूर्ण जीवन जीने का, आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं बॉस। ठीक है, न्यायालय ने केंद्र सरकार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति, नेशनल मिनिस्ट्रियल हाइजीन पॉलिसी, जो कि यहां पर लिखी है, इसको बनाने के लिए, इसको तैयार करने का निर्देश दिया है कि भाई साहब ऐसा नीति आप बनाइए इसको लेकर के। ठीक है, यहां पर महिलाओं के साथ भेदभाव बहुत होता है। अदालत का तर्क था कि स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए सैनिटरी नैपकिन और अलग शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार को क्या करता है, बाधित करता है। सबको अधिकार है ना शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और अगर व्यवस्थाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, तो आप उनके अधिकारों का क्या कर रहे हैं बॉस, हनन कर रहे हैं। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉस आपको जो है क्या करना है, आपको एक जो है नेशनल मिनिस्ट्रियल हाइजीन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति अपनानी पड़ेगी, इसके लिए बनाना पड़ेगा। और यह अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का क्या है, विस्तार है अपने आप में। तो ये अब देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या काम करती है। ठीक है, यह निर्देश न केवल अनुच्छेद 21 बल्कि अनुच्छेद 14 यानी कि समानता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास करता है। यह निर्णय सार्वजनिक स्वास्थ्य को संवैधानिक नैतिकता और मौलिक अधिकारों के दायरे में लाने की दिशा में एक क्या है, ऐतिहासिक कदम है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसी पर एक बात और सुन लो बॉस, यह जो स्टेटमेंट लिखा है ना बॉस, अभी लिखेगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संवैधानिक नैतिकता और मौलिक अधिकारों के दायरे में लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके तहत सरकार ने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है। इस संदर्भ में आप महिलाओं के संदर्भ में या लैंगिक समानता के संदर्भ में आप अपनी राय रखिए, या इससे किस प्रकार से महिलाओं को उनके समानता और जो है उनको खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त होता है, अनुच्छेद 21 के संदर्भ में इसको स्पष्ट कीजिए। ऐसा कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है अपने आप में। ठीक है, तो आप इसको रेडी कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें मेंस में आपके, प्री में आपका इंपॉर्टेंट है, प्री में आपके, मेंस में आपके, और आपके जो है इंटरव्यू में यहां से प्रश्न बन सकता है आपके। ठीक है, याद रहेगा पॉइंट। अभी इंटरव्यू होने वाला है ना बॉस, उसमें ध्यान दीजिएगा इस बात को। चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न इसमें से क्या हो जाएगा इसका उत्तर। उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मिनिस्ट्रियल हेल्थ
और स्वच्छता और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मानवीय गरिमा के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने का निर्देश दिया है? अनुच्छेद 15, 21, 19 और 29। अभी हमने जस्ट आपको बताया है। सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट, बस हो गया है ना। चलिए अब आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला जो नेशनल पार्क है वो कौन सा था? इसका उत्तर अब आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताने का जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आज आपके लिए मेंस का एक प्रश्न है जिसके लिए आप डेली जो है टेस्ट सीरीज के लिए आप अलग अलग जगहों पर जाते होंगे, पैसा खूब वेस्ट करते होंगे। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रश्न दिया जाता है, लेकिन आप नहीं करते हैं। प्रश्न क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभावों की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा ये आपको लिखना है और लिख करके आप हमें भेज सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर, ठीक है ना। चलिए कल हमने प्रश्न पूछा था उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में जानकारी दीजिए, जहां पर प्री और मेंस दोनों में खूब प्रश्न पूछा जाता है। हमने यहां पर अलग अलग चीजों को लिख दिया है। गंगा नदी उद्गम गंगोत्री हिमनद है, उत्तर प्रदेश में हरिद्वार के बाद बिजनौर के पास से निकलती है। महत्व इसका क्या है ये आप देख लीजिएगा। अलग अलग नदियों के बारे में हमने यहां पर जानकारी दी हुई है आपको, ठीक है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो ये आज का हमारा का पूरा क्या हो गया अपने आप में। ये सारे इन पर सब पर प्रश्न पूछा जाता है। नदी का उद्गम क्षेत्र कहां है, वह कहां पर गिरती है, ठीक है, उसके दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, इस प्रकार के प्रश्न खूब बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बाकी ये पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स का हमारा एडवर्टाइजमेंट है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं, इस बार हमारे यहां से बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। और अच्छी बात होगी कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस बार पहली बार हमारे डिकोड एग्जाम से बहुत सारे अभ्यर्थी जो है पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। अगर आपको भी तैयारी करनी तो उसके लिए आप इन सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा और इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। पीसीएस लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल मिलेंगे। और पीसीएस का बैच, लेखपाल का बैच, बीईओ का बैच, ठीक है, लोअर पीसीएस का बैच, ये सारे बैच हमारे स्टार्ट हैं, चल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें एनरोल होकर के आगे अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है।
डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।